नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ोदा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर सदिश। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस वेक्टर के अंदर एक्सरसाइज जो 10.3 आपकी थी 10.3% आ रही थी उसको क्या कर दिया था भाई, कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग 10.4 की बेसिक डिटेल देखने वाले हैं और उस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। देखो, वेक्टर सदिश में आप लोगों ने ये देखा था कि ए डॉट बी क्या होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ए क्रॉस बी पर, यानी कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज चर्चा रहेगी दो सदिशों के सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। यानी कि इसको आप यूं कह सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट। पहले आपने जो पढ़ा था वो कौन सा था भाई, डॉट प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट रहने वाला है, ये रहने वाला आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले परिभाषा से बात कर लेते हैं। दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसका परिणाम परिणाम जो है वो हमेशा कैसा है, एक सदिश गुणनफल है। सदिश आए कह सकते हैं, यानी दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसका परिणाम सदैव क्या हो, सदिश राशि प्राप्त हो। क्या कहलाता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहलाता है। तो आप इसमें परिभाषा लिख सकते हैं, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसका जिसका परिणाम, यहां मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं, परिमाण की बात नहीं कर रहा हूं, जिसका परिणाम सदैव एक सदिश राशि प्राप्त हो, जिसका परिणाम सदैव एक सदिश राशि प्राप्त हो, क्या कहलाता है भाई, सदिश गुणनफल कहलाता है। सदिश गुणनफल कहलाता है। दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसका परिणाम जो है वो सदैव कैसी राशि प्राप्त हो, सदिश राशि प्राप्त हो, उसको क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल। अगर ऐसा आ जाए, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसका परिणाम सदैव एक अदिश राशि प्राप्त हो, उसको क्या कहते हैं भाई, अदिश गुणनफल कहते हैं। कैसे दर्शाते हैं, क्या लिखते हैं, और साथ में ये भी लिख सकते हो, सदिश गुणनफल को सदिश गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सदिश गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जो सदिश गुणनफल होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, और अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो दो डॉट और क्रॉस दो प्रोडक्ट होते हैं, और इसको दर्शाने के लिए इसे ये क्रॉस वाला जो चिन्ह होता है ना, से दर्शाया जाता है, से दर्शाया जाता है। इसको दर्शाने के लिए क्रॉस वाला जो चिन्ह होता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं इस बात पर कि अगर हमारे सामने कभी ए क्रॉस बी आया, दो सदिशों का सदिश गुणनफल आया, कैसे लिखते हैं। ए क्रॉस जो बी होता है उसका मतलब होता है ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण साइन थीटा, और साथ ही साथ होता है एन के। एन कैप होता है ए और बी पर एकांक लंबवत सदिश। एग्जाम में खूब बार क्वेश्चन आया हुआ इसका, ए व बी पर लंबवत एकांक सदिश। ए व बी पर लंबवत क्या होता है, एकांक सदिश। ए और बी पर जो लंबवत एकांक सदिश होता है उसको क्या कहते हैं, एन कैप कहते हैं। अब आप अगर इनमें सबके मापांक लगा दो, जैसे मान लो मैं यूं कह दूं ए क्रॉस बी है, इसका भी मापांक है, और यहाँ पर मापांक का मापांक फिर से ए का मापांक बन जाएगा, बी का मापांक है, और ये साइन थीटा का मापांक प्लस साइन थीटा ही हो जाएगा, और ये एन कैप का मापांक हो गया। तो आप ये जानते हो ना, किसी भी सदिश का जो मापांक होता है उसका जो उत्तर होता है वो कितना होता है, एक होता है। कैप का अगर मापांक होता है उत्तर कितना होता है। कैप कैसी राशि होती है, सदिश राशि है। कैप लगे मतलब कौन सा सदिश हो गया, एकांक सदिश।
एकांक सदिश का परिमाण कितना आता है? 1। ऐसा कहता है ना, एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। परिभाषा यही होती है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? 1। क्या कहलाता है? एकांक सदिश। तो एकांक सदिश का जो परिमाण होगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका उत्तर 1 आने वाला है। यहां से आप साइन थीटा का उत्तर निकाल लो। साइन थीटा का उत्तर कितना आएगा भाई? ए क्रॉस बी का परिमाण अपॉन में क्या आ जाएगा? ए का परिमाण और ये बी का परिमाण। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखोगे, जब भी साइन थीटा का कभी काम पड़ेगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे, ये साइन थीटा। अब इसमें एक ध्यान रखना बात, ये जो आपको एनकेप नजर आ रहा है ना, एनकेप ए और बी पर एकांक लंबवत सदिश, एनकेप का जो मतलब होता है वो होता है ए और बी की दिशा में मात्रक सदिश है। इसका मतलब ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का क्या होता है? परिमाण होता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन में, इसलिए मैं यहाँ प्लस माइनस से चिन्ह लगाता हूँ। कभी आपको एनकेप निकालने का काम पड़े, कभी आपको एनकेप निकालने का काम पड़े तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना। एनकेप बराबर होगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या होता है? परिमाण होता है। ऊपर ए क्रॉस बी रह गया, नीचे रह गया ए क्रॉस बी, इसका क्या हो गया? परिमाण हो गया। साथ में चिन्ह कौन से लग गए? प्लस और माइनस के चिन्ह लगा दिए। ये एनकेप निकालने का फॉर्मूला है। ए क्रॉस बी का परिमाण एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ए क्रॉस बी का परिमाण जो होगा वो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो या सीधा भी निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी निकाल के। साइन का मतलब ये हो गया ए क्रॉस बी का परिमाण, ए का परिमाण और बी का परिमाण। इसमें यह ध्यान रखना कि यदि ए सदिश समानांतर है बी सदिश के, तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 0 के इक्वल। अगर ए और बी समानांतर है, समानांतर की स्थिति में एंगल बनेगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो साइन 180 का मान भी 0, साइन 0 का मान भी क्या होता है? 0। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अगर मैं ये कह दूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होते हैं क्या? तो नहीं होते हैं, कह देना भाई ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। क्रम विनिमय नियम की जो होती है पालना इसके अंदर नहीं की जाती है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ है आई क्रॉस आई, या आई वाले नहीं लिख के मैं ए के बताऊं आपको, अगर ए क्रॉस ए लिखे तो उसका मतलब 0 होगा। बी क्रॉस बी कोई लिख दे तो उसका मतलब भी क्या होगा? 0 होगा। ए क्रॉस ए का जो उत्तर आता है वो भी क्या आता है? 0। अगर दो सेम वेक्टर है आप क्रॉस लगा रहे हो तो उसका उत्तर 100% क्या होता है? 0। दो सेम वेक्टर है आप फिर उसमें क्रॉस लगा रहे हो तो उसका उत्तर 100% क्या आता है? 0 आता है। ए क्रॉस ए का उत्तर भी क्या होता है? 0। और बी क्रॉस बी का उत्तर भी क्या होगा? 0 होता है। अगर मैं बात करूं कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, तो आप कहोगे 0 होता है, सेम आ रहा है। जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, तो आप कहोगे 0 आता है। के कैप क्रॉस के कैप कहूं तो आप कहोगे उसका भी उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं यूं कहूं आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो देखो आई के बाद जे ऑर्डर से आ रहा है तब के प्लस का आएगा। जे के बाद के ऑर्डर से आ रहा है तो आई किसका आएगा? प्लस का आएगा। के बाद आई ऑर्डर से आ रहा है तो जे किसका आएगा? प्लस का आएगा। अगर डिसऑर्डर आए, जैसे जे और आई क्रॉस में आ जाए, के और जे क्रॉस में आ जाए, और आई और के क्रॉस में आ जाए, देखो आई के बाद आना, जे के बाद आना किसको चाहिए था? के को। आगे या कौन? आई। अब के किस में आएगा भाई? माइनस में आएगा। के बाद किसको आना चाहिए था? आई को। आया कौन है? जे। अब आई किस में आएगा? माइनस में आएगा। आई के बाद किसको आना चाहिए था? जे को। आया कौन है? के। तो अब जे किस में आएगा? माइनस में आएगा। लेकिन इनमें भी डायरेक्शन होती है। अगर यहाँ आई लिखा हुआ है, यहाँ जे लिखा हुआ है और यहाँ के लिखा हुआ है, और आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये घड़ी की दिशा वाली होगी, तो हमेशा किस में आएंगे? प्लस में आएंगे। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, आई से के की ओर, के से जे की ओर, और जे से आई की ओर, ये घड़ी की विपरीत दिशा हो गई, तब उत्तर हमेशा किस में रहते हैं? माइनस में रहते हैं। जैसे आप ये देखो, आई के बाद किसको आना चाहिए? एबीसीडी के हिसाब से जे को आना चाहिए, तो उत्तर में आएगा के प्लस का। जे के बाद किसको आना चाहिए? के को। सही आ रहा है तो आई किसका आएगा? प्लस का। के बाद किसको आना चाहिए? आई को। आई सही आ रहा है तो जे किसका आएगा? प्लस का आएगा। जे के बाद किसको आना चाहिए था? के को। आया कौन है? आई। अब के किस में आएगा? माइनस में। के बाद किसको आना चाहिए? आई को। आया कौन है? जे। आई किस में आएगा? माइनस में। आई के बाद किसको आना चाहिए था? जे को। आया कौन है? के। अब जे किस में आएगा? माइनस में आएगा।
बोलो यहां तक की बात कंप्लीट है कि नहीं। अब हमारे सामने समस्या इस बात की है कि हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस लगाएंगे कैसे। क्रॉस लगाने के लिए हमेशा सारणिक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? सारणिक का इस्तेमाल किया जाता है। सारणिक का इस्तेमाल कैसे करते देखो, अगर आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, a1i b1j और c1k कैप है। दूसरा बी वेक्टर है, वो a2i प्लस b2j प्लस c2k कैप है। अगर आप ए क्रॉस बी करना चाहते हो तो आपको सारणिक का इस्तेमाल करना है। सारणिक सभी जानते हैं, यहाँ आएगा आई कैप, यहाँ आएगा जे कैप, यहाँ आएगा के कैप। पहले ए लिखा तो एक एलिमेंट देखो, आई का गुणांक a1 है, जे का गुणांक b1 है और यहाँ c1 है। फिर बी लिखा है तो आई का गुणांक यहाँ लिखोगे तो a2, जे का लिखोगे तो b2 और के का लिखोगे क्या आ जाएगा c2। अब आप देखो ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर क्या आएगा, यहां से आई कैप ले लेता हूं मैं, ये आई कैप, स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v1 c2 माइनस का चिन्ह लगाओ, v2 c1। सब जानते हो सारणी कैसे सोल्व होती है। सारणिक में यहाँ चिन्ह होता है माइनस का, मतलब ये चिन्ह चलते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला चिन्ह चलेगा। यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस का जे के, स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो, यहां से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा a1 c2 माइनस क्या मिलेगा c1 और क्या मिल जाएगा a2 मिल जाएगा। प्लस का लगाते हैं के, ये के, इसकी स्तंभ छोड़ दो और पंक्ति छोड़ दो, a1 b2 माइनस b1 और यहाँ क्या आ जाएगा a2 आ जाएगा। ये तरीका होता है क्रॉस को सोल्व करने। क्रॉस को सोल्व करने सिंपल काम, दो सदिशों के बीच में क्रॉस है, सारणी का आपके खुद के चैप्टर है, कोई समस्या वाली कहानी नहीं है। ऊपर नहीं भी पढ़ा है अभी तक तो ऊपर आई जे के लिख दो, प्लस माइनस प्लस, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। जिस अवयव को सेलेक्ट करते हैं उसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, फिर सेकंड वाले अवयव को सेलेक्ट करो, उसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, फिर थर्ड वाले अवयव को सेलेक्ट करो, स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, और जो अवयव बचते हैं उनको तिरछा गुणा करो और क्या करवा दो, माइनस करवा दो। आपको किसका मान आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मान आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ए सदिश व बी सदिश दो आसन, आसन या हिंदी में एक नाम और यूज में रहते हैं संलग्न, संलग्न भुजाओं वाले, संलग्न भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, संलग्न भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। याद रहे एग्जाम में परमानेंट क्वेश्चन नहीं है, ये होता है भाई ए क्रॉस बी के परिमाण के बराबर, केवल ए क्रॉस बी निकालो उसका परिमाण निकालो। आपके समांतर चतुर्भुज का क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। और इसके बाद एक इसमें थोरम है त्रिभुज वाली, तीन निर्देशांकों, तीन निर्देशांकों ए बी व सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है आपके 1/2। आप एक याद रख लो, ए बी क्रॉस ए सी, सारे अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी को याद रख लो, 1/2 इंटू ए बी क्रॉस ए सी, बाकी सारा काम हो जाएगा। ये आपकी थोड़ी थी इस बात की कि आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट जो दे रखा है, इसको ध्यान से देखो आप। क्रॉस प्रोडक्ट कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे, देखो पसंद वाले क्वेश्चन कैसे कैसे बढ़ेंगे। एक तो अनगैप का क्वेश्चन आता है, ए क्रॉस बी करने का क्वेश्चन आता है, लेकिन ए क्रॉस बी करके आपको बताना होता है या उसका परिमाण भी निकालना पड़ता है कभी कभार। अनगैप सारे समझ गए, ए व बी के ऊपर लंबवत एकांक सदिश। और इसके बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछता है कि दोनों समांतर ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा, और ये तो तुम्हें पता रखने पड़ेंगे, छोटे क्वेश्चन बढ़ेंगे। और उसके बाद में ये ए क्रॉस बी कैसे करते हैं वो सीखा है, और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल और त्रिभुज क्षेत्रफल। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, जितने आज की क्लास में कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो आपकी है
10.4। देखो 10.4 एक्सरसाइज है, एक बार देख लेता हूँ मैं एनसीईआरटी की जो बुक है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, ऊपर लगा लो 10.4, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वेक्टर आपके पास में है, 10.4 प्रश्नावली है। ए वेक्टर जो आपके पास में वो आई माइनस 7j प्लस 7k के है, और जो बी वेक्टर है वो आपके पास में है 3i 2j और 2k के। तो आप ये बता दो ए क्रॉस बी का जो परिमाण आएगा वो किसके बराबर आएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन किया अगले ने, ए क्रॉस बी। अभी हम लोगों ने देखा था ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं सारणिक से, ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकालते हैं, सारणिक से निकाल सकते हैं। ऊपर क्या आएगा जे, यहाँ पर की ए है तो ए के गुणांक देखो 1 माइनस 7 प्लस 7, बी के देख लो 3 माइनस 2, और ये ए क्रॉस बी का परिमाण चाहिए तो पहले ए क्रॉस बी तो निकाले, ए क्रॉस बी। यहाँ पर आई ले लो, स्तंभ और पंक्ति छोड़ो, स्तंभ पंक्ति छोड़ोगे तो माइनस के 14 और ये आ जाएंगे प्लस के 14। ये तिरछा गुणा करवा दिया स्तंभ और पंक्ति छोड़ने के बाद में ना, -14 प्लस 14, यहाँ माइनस जे केब ले लो, स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, और प्लस के केप है, स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो माइनस के 2, और यहाँ प्लस के क्या आ जाएंगे 21 आ जाएंगे। अब आप देखो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी ये तो हो गया 0, 0 आई केप हो गया, 2 में से 21 घटा लो -19 प्लस 19, 19 जे केप, और यहाँ क्या जाएगा 19, और क्या जाएगा के केप। केवल यहाँ तक छोड़ना नहीं है कि आपको ये पूछा गया है ए क्रॉस बी का परिमाण कितना होता है। आपने क्या निकाला है, आपने निकाला अभी तक ए क्रॉस बी निकाला है, तो ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा, परिमाण कैसे निकालते हैं, परिमाण निकालना आता है सभी को, आई जे और के जो गुणांक होते हैं उनका रूट में स्क्वायर करके जोड़ना है। यहाँ देखो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर और प्लस इस 19 का स्क्वायर कर दो, बाकी तो 0 हो गया है। 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 और 361, या यूं कह दूं 2 × 361, और 361 में से बाहर कितना आता है 19 आता है, और रूट में क्या रह जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम हो? एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का परिमाण निकाला, तो ए क्रॉस बी का हम लोगों ने परिमाण निकाल दिया। अगले पर चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, वो कह रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा पर आपको मात्रक सदिश चाहिए। कुल मिला के एनकेप की बात हो रही है, जिसमें आपको ए भी दिया है और बी भी दिया है। ए दिया हुआ है 3i 2j और 2k के, और बी वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है i 2j और 2k के, ये मामला है। ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। तो ए और बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश कौन होता है, अभी अनकेप होता है। तो आपको कुल मिला के बात किसकी पूछी जा रही है, अनकेप की बात पूछी जा रही है। देखो अनकेप अगर आपको निकालना है तो ये ध्यान रखें कि ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो मैं इनको कुछ ना कुछ मान लेता हूं। मान लो यू सदिश माना है मैंने ए प्लस बी को, इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देख लो, यू सदिश बराबर, दोनों को जोड़ूंगा तो 4, और 2 और 2 फिर से 4, और यहाँ आ जाएगा 0, ये 0 के ऊपर है। और ए माइनस बी, इसको मैं मान लेता हूं वी सदिश, वी सदिश बराबर ए माइनस बी। ए कितना है 3, 3 में से 1 चला गया 2, 2 जे जाएंगे तो यहाँ 0 जे, माइनस माइनस प्लस यहाँ आ जाएगा 4 के।
ये आ गया आपके पास में वी वेक्टर वी सदिश। ऐसा क्यों किया, लिखने में थोड़ा आसान रहेगा। ए प्लस बी को मैंने क्या माना, यू माना, और ए माइनस बी को क्या मान लिया, वी मान लिया। अब आप ये बताओ, आपको u और v की दिशा में n कैप निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। तो मैंने जब a और b की बात की थी तब मैंने ये कहा था कि n कैप का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, a क्रॉस b का परिमाण अपॉन में a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का परिमाण, ये फॉर्मूला बताया। अब आप ये सोचो, u ये है और v ये है, अगर मैं n कैप का फॉर्मूला यहां से जनरेट करूंगा तो प्लस माइनस के चिन्ह यहां लगाएंगे, u और v की डायरेक्शन में तो u क्रॉस v करना पड़ेगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, u क्रॉस v का परिमाण होगा कि नहीं होगा। ये बात एकदम क्लियर है। अब पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, u क्रॉस v निकालना पड़ेगा। तो मैं u क्रॉस v निकाल, अगर मैं यहां से u क्रॉस v निकालू तो u क्रॉस v के लिए मेरे पास i j और k होंगे। u वेक्टर कितना है, u वेक्टर ये वाला है 4 4 0, तो 4 4 0। v वेक्टर कौन सा है, v वेक्टर मेरे पास ये है 2 0 4। एकदम क्लियर बात है। अगर मैं आपको यूं कहूं कि इस सारणी को सोल्व करना है तो बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। आई के स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ गया पंक्ति गई, 4 चौके 16 माइनस 0, माइनस का जे के, फिर से स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ गई पंक्ति गई, 16 माइनस क्या आएगा 0। माइनस क्यों आता है, सारणी का चिन्ह है, प्लस के ये के, यहां से फिर से स्तंभ और पंक्ति जोड़ दो, स्तंभ गई पंक्ति गई, 0 माइनस कितना होगा 8 हो जाएगा। u क्रॉस v का जो आंसर आया यहां से वो कितना आया, देखो 16 आई के माइनस 16 जे के माइनस का 8 के बाद यहां आंसर किसका आया है, u क्रॉस v का। अब साथ ही साथ आप इसका परिमाण और चाहिए फॉर्मूले में, तो u क्रॉस v का परिमाण निकाल लो। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, फिर से 16 का स्क्वायर 256, और इसका कितना हो जाएगा 64। इनको जोड़ोगे तो ये 512 12 और 64 76, 576, और 576 में से बाहर कितना आता है 24 आता है। अब ये वाला निकालना, मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पर एन के प्लस और माइनस का चिन्ह, इसकी वैल्यू कितनी है 16 आई 16 जे माइनस 8 के अपॉन ये 24। अब 24 से आप अलग अलग भाग दे दो, तो यहां से जो एन के बचेगा वो प्लस माइनस 16 बट्टे में 24 आई और 16 बट्टे में 24 जे और 8 बट्टे में 24, और यहाँ क्या आ जाएगा के। यहां से बोलो एन केप कितना निकल के आएगा, प्लस माइनस 8 से काटोगे तो 2, 8 से काटोगे तो 3, 8 से काटोगे तो 2, इससे काटोगे तो 3, इससे काटोगे तो 2, 8 से काटोगे तो 1, इससे काटोगे तो 3। यहां से एन केप का फाइनल आंसर है। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक मात्रक सदिश ए, अपने बुक में आप क्वेश्चन देख लें, ए कैसा एक मात्रक सदिश, यानी दिया हुआ ये है ए अगर मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण कितना होगा 1 होगा। आई के साथ π/3 कौन बना रहा है, जे के साथ π/4 बना रहा है, के के साथ एक न्यून कोण थीटा बना रहा है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए सदिश के घटक भी ज्ञात कीजिए। घटक मतलब सदिश और अदिश आपको क्या बताने, घटक बताने। देखो ए का जो परिमाण है वो कितना है 1 है। अब ए सदिश किसके साथ कितना कोण बनाता है वो बता दो। ए सदिश आई के साथ कितना कोण बना रहा है
पाई बाई 3, तो इसको यूं लिख दूं क्या, कोस पाई बाई 3 और आई के। फिर एंगल जो बढ़ता है आई के, जैसे अक्ष के साथ कितना बढ़ता है अल्फा, तो कोस अल्फा लिखते हैं। वाई के साथ बन रहा है, मतलब जे के साथ बन रहा है पाई बाई 4 का, ये पाई बाई 4 जे के। और जेड के साथ क्या बन रहा है, मतलब के साथ न्यून कोण थीटा, तो यहाँ कोस थीटा और यहाँ क्या कर दोगे के। ये क्वेश्चन आप, अब देखो इनको कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, सबसे आसान तरीका। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कैसे किया जाता है, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अगला कह रहा है मापांक, मापांक कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो आप इस दोनों और मापांक ले लो, इस पर दोनों और क्या ले लो, मापांक ले लो। दोनों और मापांक लेने का मतलब है यहाँ मैं मापांक का चिन्ह लगा देता हूँ, यहाँ भी मापांक लगा देता हूँ, और साथ में वैल्यूज रखो तो वैल्यूज रख दो। कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 37 के बराबर होगी, तो 1/2 आ जाएगी। पाई बाई 4 की 1/√2 होती है, यहाँ जे के पे, और यहाँ कोस थीटा वैल्यू है नहीं अपने पास, निकालनी ये के। इसका परिमाण तो 1 होगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है इसका परिमाण 1 है। परिमाण कैसे निकालते हैं सब जानते हो, 1/2 का स्क्वायर कर दो, 1/√2 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ कर दो कोस स्क्वायर थीटा, यही मामला है। दोनों तरफ स्क्वायर करो, यहाँ 1 आ जाएगा, स्क्वायर करने से ये 1/4 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ तो 1 हो जाएगा, इनको जोड़ो कितने हो गए 3/4, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसको इस साइड ले, तो यहाँ से आप बताओ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3/4 है, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ बोलो 1/4 आएगा कि नहीं। अब समस्या सामने ये है कि यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस और माइनस लगाऊं, नहीं, मैं केवल प्लस ही लगाऊंगा। उसका कारण है अगले ने न्यून कोण की बात की है, तो न्यून कोण मतलब 90 से कम हो गया, और 90 से कम का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर केवल मात्र आप क्या करोगे, प्लस का लोगे 1/2, रूट लोगे तो प्लस का हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से देख लो, 1/2 का मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, पाई/3। साइन 60 के सॉरी कोस 30 के बराबर होगा, सॉरी साइन 30 के बराबर होगा कोस 60 का मान, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/3। अब आप इसमें पाई/3 रख दो, पाई/3 रखते ही ए वेक्टर क्या मिलेगा आपको, 1/2 तो ही, और यहाँ कितना है 1/√2 जे के, यहाँ अगर थीटा की वैल्यू पाई/3 रखूंगा तो यहाँ 1/2 होगा, और ये के हो जाएगा। अब आप बताओ ए सदिश के जो घटक है, अगर मैं कहूँ आपको सदिश घटक, वो लिख सकते हो, और अगर मैं आपको यूं कह रहा हूं अदिश घटक, वो भी लिख सकते हो। सदिश घटक कौन से होंगे, 1/2 आई, 1/√2 जे, 1/2 के। अदिश घटक कौन से होंगे, अदिश घटक हो जाएंगे 1/2, 1/√2 और 1/2, ये अदिश घटक। हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो देख, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये है कि आपको ये दर्शाना है कि a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बराबर है 2 इंटू a क्रॉस बी के। और पांचवा क्वेश्चन है, 5 तक खत्म कर देते हैं आज की क्लास में। लेमडा और म्यू आपको निकालना है, 2i 6j 27 के। इसका क्रॉस लगाना है i लेमडा j और म्यू के साथ, सामने जीरो वेक्टर दे रहा है, इसमें लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी। चल ये तो एकदम सिंपल लग रहा होगा आपको, और सिंपल भी है। कैसे करेंगे, यहां से हम लोग साइड पकड़ लेते हैं, कौन सी, LHS। LHS पकड़े थे तो a माइनस बी, और इसका क्रॉस लगा देते हैं a प्लस बी के साथ, a प्लस बी के साथ। क्रॉस कैसे करते हैं सब जानते हो, a वेक्टर का क्रॉस करेंगे a प्लस बी के साथ,
माइनस बी वेक्टर का क्रॉस लगाएंगे ए प्लस बी के साथ। तो यहां से आप देख लो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए और माइनस क्या हो जाएगी बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए क्या होता है भाई, जीरो होता है। ए क्रॉस बी हो जाएगा। इसको अगर क्रम विनिमय नियम से चेंज करूं मैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा ए क्रॉस बी हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी। ऐसा क्यों हुआ, मैंने कहा था ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए, बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए। जब इन दोनों की मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, दो ए क्रॉस बी हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ लो उत्तर आ जाएगा। यहां से क्या आ गया दो ए क्रॉस क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ये लो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई इसकी ज्यामिति व्याख्या आपसे पूछ ले, इसकी ज्यामिति व्याख्या क्या होगी, ज्यामिति व्याख्या में ए व बी दो आसन भुजाएं या संलग्न भुजाओं से बने हुए समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी दो आसन भुजाओं से बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल। यानी इसकी अगर ज्यामिति व्याख्या करनी है, ज्योमेट्रिकली आपको इसको अगर प्रोसेस करना है और एक्सप्लेन करना है, ज्यामिति व्याख्या जिसको बोले, पूछा नहीं गया बता रहा हूं आपको, तो आप ये लिख सकते हो ए सदिश व बी सदिश दो आसन भुजाओं से बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ए माइनस बी व ए प्लस बी से बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से बने समांतर चतुर्भुज के बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये चीजें हमेशा बराबर होती है, ये ध्यान रखना। इनसे बने समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल, इनसे बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है बराबर होता है। ये बात दिमाग में तुम्हारे एकदम क्लियर होनी चाहिए कैसे लिखा है। ठीक है, एक और है देख लो, पांचवा देखो। अच्छा खासा क्वेश्चन है, पूछा जाता है ऐसा, दोनों में क्रॉस लगाना, सामने जीरो करना, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं। सिंपली यहां पर आई करेंगे, यहां जे करेंगे, यहां के करेंगे। यहां पर 2 6 27 एक लेमडा, यहां म्यू लिखेंगे। जीरो वेक्टर का मतलब होता है 0 आई 0 जे और यहां क्या जाएगा 0। ठीक है, सारणिक सोल्व करनी आती सभी को। आई के स्तंभ और पंक्ति छोड़ 6 म्यू माइनस क्या जाएगा 27 माइनस जे के स्तंभ और पंक्ति छोड़ 2 म्यू माइनस क्या जाएगा 27 प्लस के फिर से स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो 2 लेमडा माइनस 6 सामने क्या मिलेगा 0 आई 0 जे और 0 के। ठीक है, कंपैरिजन करो तो ये 6 म्यू माइनस 27 जो है वो इक्वल होगा 0 के। इधर से आई कैप का गुणांक, इधर से भी आई कैप का गुणांक। इधर आप ध्यान से अगर देखो, इसको नहीं करवा रहा हूं मैं, इसको करवा रहा हूं। 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। यहां से आपको 6 म्यू बराबर क्या देखने को मिलेगा 27 और म्यू बराबर मिलेगा 27 बटे में 6। अब आप यहां से देखो 3 से काटोगे तो ये 2 बार और 9 3 27 9 बटे में 2 आ रहा है, 2 से काटे 9 बटे में 2 मिल रहा है। 6 म्यू माइनस 27 इक्वल में 0, 9 बटे में 2। और इसकी वैल्यू देख लो, कहीं गड़बड़ तो नहीं की हम लोगों ने, कैलकुलेशन में एक बार चेक करना जरूर। स्तंभ और पंक्ति छोड़ा है 6 म्यू माइनस लेमडा, इसके साथ में लेमडा भी है, यहाँ पर लेमडा है, तो पहले वैल्यू इसकी कैलकुलेट नहीं करें, इसकी कैलकुलेट करते हैं। 2 लेमडा बराबर 6, यहाँ से लेमडा बराबर 6 बटे में 2, यहाँ से लेमडा कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ क्रॉस करो तो ध्यान रखना, ये इनको छोड़ दिया मैंने, ये 6 लेमडा 6 म्यू होंगे, ये 27 लेमडा होंगे। अब आप ये देखो, ये तो 6 म्यू हो गए, 27 इसकी जगह 3 रखूंगा 81 आएगा, सामने क्या आएगा 0।
तो यहाँ से 6 म्यू बराबर कितना आया 81, म्यू बराबर कितना आएगा 81 बट्टे में 6। अब आप अगर 3 से काटोगे 27 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 27 बट्टे में 2। इनमें कोई परेशानी है तो आप देख सकते हैं। ये आपके 10.4 प्रश्नावली है, उसके इक्वेशन कंप्लीट हो गए, अभी 1 से लगाकर 5 तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 से लगाकर प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन है वो सारे सोल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।